हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल स्टूडेंट आर्ट वर्क में। डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट कला विषय प्रवेश का जो पार्ट 2 है उसको कवर करेंगे, जिसमें हम भारतीय चित्रकला की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं उन सबको कवर करेंगे और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे पूरा शुरू से। अगर आप नोटबुक बनाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से इस वीडियो को देख करके अच्छी तरीके से आप अपना नोटबुक बना सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भारतीय चित्रकला की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आप अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आर्ट विषय को लेकर के, तो सबसे पहले अगर आप भारत के हैं तो भारतीय चित्रकला की विशेषताओं के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनसे जो भी प्रश्न बने हैं आगे चल के आपको वीडियो में समझाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको भारतीय चित्रकला की जो विशेषताएं हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, भारतीय चित्रकला एवं अन्य कलाओं की कुछ ऐसी खास विशेषताएं हैं जो अन्य देशों की कलाओं से बहुत ही ज्यादा अलग है, जिसमें पहला पॉइंट हमारा है धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता। देखिए, भारतीय कला एक धर्म प्रधान कला है। हालांकि विश्व की सभी कलाओं का जन्म धर्म के साथ ही हुआ है, लेकिन भारतीय कला एक धर्म प्रधान कला है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें एक श्लोक दिया गया है, कलानाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम मांगल्यम प्रथम चैतद्गृहे यत प्रतिष्ठितम। अर्थात कलाओं में चित्रकला सबसे ऊंची या श्रेष्ठ है, जिसमें धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः जिस घर में चित्रों की प्रतिष्ठा अधिक रहती है वहां सदा मंगल की उपस्थिति मानी गई है। और ये जो श्लोक दिया गया है ये कहां से लिया गया है? ये है संग्रह विष्णु धर्मोत्तर पुराण। और ये जो ग्रंथ है वो मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही पुराना ग्रंथ है और काफी ह्यूज, बहुत ही बड़ा ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जिसमें कई सारे अध्याय खंड है। तो इससे जो प्रश्न बनते हैं ये नीचे दिया गया है। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, कलानाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम किस पुस्तक से उद्गृत है? अर्थात लिया गया है, जो कि यूपी टीजीटी आर्ट 2005 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये हमारा विषय प्रवेश है, इसको पढ़ना काफी जरूरी है। ये प्रश्न जो बनते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। और ऑप्शन जी इसमें दिए गए हैं, काव्यदर्शा ऑप्शन ए है, बी नाट्यशास्त्र और सी चित्रसूत्र। और जो डी ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है शिवसूत्र विमर्शड़ी। तो डियर स्टूडेंट, आपने अभी पढ़ा कुछ देर पहले कि कलानाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम, जो श्लोक दिया गया था ऊपर, वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया था। यानी कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में विष्णु धर्मोत्तर पुराण नहीं है। तो सही विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा चित्रसूत्र। डियर स्टूडेंट, चित्रसूत्र क्यों होगा इसके बारे में अभी अच्छी तरीके से एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि चित्रसूत्र इसका सही आंसर क्यों होगा, जबकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण होना चाहिए था, लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण ऑप्शन में है ही नहीं। तो आगे पढ़ेंगे कि क्या मामला है। तो देखिए, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ है ये काफी ह्यूज, एक तरीके से कह सकते हैं जटिल या बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 3 खंड है। प्रथम खंड जो है उसमें 269 अध्याय दिए गए हैं, और इसके बाद में जो द्वितीय खंड है उसमें 183 अध्याय, और जो तृतीय खंड है उसमें 355 अध्याय दिए गए हैं। और इसी में जो तृतीय खंड है उसमें अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 118 तक कला के बारे में विशेष चर्चा की गई है। और इसी खंड में यानी कि तृतीय खंड में अध्याय 35 से लेकर के 43 तक जो 9 अध्याय हैं उसमें चित्रसूत्र, ये जो 9 अध्याय हैं वो चित्रसूत्र का एक प्रक्रम है जो कि नारायण मुनि के द्वारा लिखा गया है। और इसी चित्रसूत्र ग्रंथ में जो कलानाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम श्लोक दिया गया था वो इसी चित्रसूत्र ग्रंथ में लिखा गया है। और जो चित्रसूत्र ग्रंथ है वो कहाँ है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ के अंतर्गत है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो विकल्प हमारा था चित्रसूत्र का, तो चित्रसूत्र विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में चित्रसूत्र की जगह पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ दिया होता तो वो भी सही हो जाता। तो परीक्षा में आपको भ्रमित करने के लिए इस प्रकार से प्रश्न दे सकता है, लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना है, ध्यान से पढ़ना है। और ध्यान दीजिएगा, अगर बाय द वे प्रश्न में जो विकल्प है चित्रसूत्र और विष्णु धर्मोत्तर पुराण दोनों दिया हो तब भी वहां पे चित्रसूत्र विकल्प ही सही होगा, क्योंकि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसके अंतर्गत जो चित्रसूत्र का प्रक्रम है उसी में ये श्लोक दिया गया है कलानाम प्रवरम चित्रम वाला। तो सही विकल्प तब भी चित्रसूत्र होगा। बाय द वे अगर चित्रसूत्र ऑप्शन विकल्प में नहीं दिया है तब आप जाएंगे किस पे? विष्णु धर्मोत्तर पुराण पर। और जो चित्रसूत्र का शाब्दिक अर्थ होता है पहले उसको अच्छी तरीके से जानेंगे। देखिए, चित्र का अर्थ होता है पेंटिंग और सूत्र का अर्थ होता है नियम या सिद्धांत। तो ये चित्रसूत्र अध्याय है ये शरीर के विभिन्न हिस्सों को मापने और अनुपातिक बनाने की कला के साथ साथ रंगों और अन्य विशिष्ट विशेषताओं, मुद्राओं और
जैसे चित्रकला हो गया, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, सभी पर चर्चा करता है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में चित्र के 9 रसों का उल्लेख सर्वप्रथम भारतीय ग्रंथ में किया गया है। इससे पहले किसी ऐसे ग्रंथ में 9 रसों की चर्चा नहीं की गई थी। देखिए, जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसमें सिर्फ 8 प्रकार के रसों की चर्चा की गई थी, लेकिन चित्रसूत्र ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सर्वप्रथम 9 रसों की चर्चा की गई है। और इसके बाद में चित्र के जो 4 प्रकार होते हैं, सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र, इसकी भी चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। और 5 प्रकार के जो रंग हैं, लाल, पीला, नीला, काला, सफेद, इन रंगों से मिलाकर आप अनगिनत प्रकार के रंग बना सकते हैं और इसकी चर्चा की जा चुकी है। डियर स्टूडेंट, लाल, पीला, नीला और काला अगर सफेद है आपके पास, किसी भी प्रकार का रंग आपको बनाना है ना, सब बन जाएगा इसी रंग से। और बात करें इन रंगों को, तो जो चित्रसूत्र में लिखा गया है, श्वेत, पीत, लाल, कृष्ण और नील लिखा गया है। और इस चित्रसूत्र से संबंधित जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, चित्रसूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है, जो कि यूपी पीजीटी आर्ट 2021 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। क्षय वृद्धि मतलब होता है पर्सपेक्टिव, ठीक है। और जिसके विकल्प दिए गए थे, ऑप्शन ए दिया गया था 5वें अध्याय में, ऑप्शन बी दिया गया था 6वें अध्याय में और ऑप्शन सी दिया गया था 4थे अध्याय में। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन बी लिखा गया है सी के स्थान पर, सही कर लीजिएगा, आगे चल के सही कर देंगे। और ऑप्शन डी दिया गया था 8वें अध्याय में। तो चित्रसूत्र का जो 5वां अध्याय है उसमें क्षय वृद्धि की चर्चा की गई है। क्षय वृद्धि क्या होता है उसको अच्छी तरीके से जानेंगे, जो कि चित्रसूत्र के 5वें अध्याय में क्षय वृद्धि अर्थात पर्सपेक्टिव की चर्चा की गई है। चलिए जानते हैं क्या है। देखिए, क्षय वृद्धि का शाब्दिक जो अर्थ है, वो जितनी जो वस्तु है हमारे सामने वो अगर दूर जाती है तो उसमें क्षय होता है, और जितनी पास आती है तो उसमें वृद्धि होता है। तो जितना पास की वस्तु रहेगी वो बड़ी दिखाई देगी और जितनी पीछे की वस्तु होगी छोटी होती दिखाई देगी। तो इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले एक सीधी रेखा लेंगे, बड़ी रेखा लेंगे पेज के बीचों बीच, और यहाँ पे एक खड़ी रेखा जो कि 90 डिग्री पर होना चाहिए। आप अच्छी तरीके से उसको बना लेंगे और कुछ पॉइंट लेंगे, और एक पॉइंट से बाएं साइड से और एक पॉइंट दाहिने साइड से, जो कि हमारा रेखा है लास्ट में, वहां से मिलाएंगे। एक पॉइंट है जिसे हम अदृश्य बिंदु या फिर वेंसिंग पॉइंट भी बोलते हैं। और जितना भी पॉइंट ऊपर मिला है खड़ी लाइन में, उसमें एक एक करके मिलाते जाएंगे, और नीचे भी एक पॉइंट लेंगे और साइड से इसमें भी मिलाएंगे। आपने अगर वीडियो देखा होगा किताब को किस तरीके से बनाया गया था, सेम वही टेक्निक है। लेकिन मेरे गांव के पास एक मंदिर है, उसी का छोटा सा एक डेमो है। आप भी अच्छी तरीके से एकदम आसान विधि से किसी भी घर को या मंदिर या फिर कोई भी कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद जो भी हो उसको आप बना सकते हैं। और बीच में कुछ लाइनें लेंगे और यहाँ पे बीच में जो दरवाजा होता है उसको बनाएंगे। जितना भी लेकिन खड़ी लाइनें लेंगे वो एकदम सही होनी चाहिए, और जितने भी पॉइंट जाएंगे वो दोनों पॉइंट से होते हुए जाएंगे। और देखिए किस तरीके तिरछी लाइनों में होते हुए जा रहा है। और यहाँ पे जो साइड साइड में खिड़की बनाएंगे, देख लीजिए दूरी लगभग सेम रहेगा, लेकिन जो दोनों खिड़की अभी दिखाई दे रहा है, आगे का जो बीच का खिड़की दिखाई दे रहा है बाएं साइड में, वो बड़ा दिखाई दे रहा है और साइड में छोटा। और ये मंदिर का ऊपरी भाग है, वो भी हमारा एकदम खड़ा है, यानी कि वर्टिकल है, तो उसको उसी तरीके से बनाएंगे। और उसके बाद में कुछ जो ध्वज होता है, कलश होता है, आमलक वगैरह जो भी होते हैं, मंदिर के पार्ट अच्छी तरीके से बताएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये मंदिर बनकर तैयार हो गया है रेखाओं के माध्यम से। तो क्षय वृद्धि को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। लेकिन जब फंडामेंटल पढ़ाएंगे तो उसमें एक एक टॉपिक करके पढ़ाएंगे, जिसमें चैप्टर दिया भी गया है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये स्टार्टिंग के प्रश्न थे तो इसमें डाल दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए लाइनें सब एक ही हैं, लेकिन जितना दूर जा रही हैं वहां छोटी होती जा रही हैं, चाहे वो बाएं जाए, चाहे ऊपर जाए, चाहे दाहिने जाए, चाहे नीचे जाए। और जो सामने है और बीच में है वही वस्तु क्या है, बड़ी दिखाई दे रही है। और जिससे जो हमारा मंदिर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये 3D में दिखाई दे रहा है। हालांकि सीढ़ियों के पार्ट को बना के नहीं दिखाया गया है। जब भी हम फंडामेंटल पढ़ाएंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और कला की टीचर या फिर कला के स्टूडेंट के लिए भी है। उम्मीद है कि इस मंदिर के वीडियो से क्षय वृद्धि का जो नियम है किस तरीके से बनाया गया है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो विकल्प है, चित्रसूत्र के 5वें अध्याय में क्षय वृद्धि की चर्चा की गई है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया था, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो ग्रंथ है ये 650 ईस्वी में लिखा गया है। और अगर काल की बात की जाए तो ये गुप्त काल यानी कि गुप्ता डायनेस्टिक में ये ग्रंथ लिखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको आप नोट डाउन अच्छी तरीके से कर लीजिए। और इसके बाद में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छी तरीके से एक एक करके क्लियर करते जाएंगे। अगला जो पॉइंट दिया गया है, अंतः प्रकृति से अंकन, अर्थात मनुष्य के स्वभाव को पूर्ण रूप से दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे अजंता गुफा संख्या जो 1 है उसमें एक चित्र दिया गया है, बोधिसत्व पद्म पाणी।
जब भगवान बुद्ध राजकुमार थे तब भी उनके अंदर एक परमात्मा का निवास रहता था, इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। देख सकते हैं कि जो इनका हुलिया है, एक तरीके से ऊपर मुकुट तो दिया गया है, लेकिन जो इनका स्वभाव है, उनका जिस तरीके से वो रहते थे, उनका जो बिहेवियर था, उसको एज ए प्रेजेंट किया गया है। जबकि राजकुमार कोई रहते तो उनको काफी बढ़ा चढ़ा के बना ठना दिखाते हैं, लेकिन जो उनका स्वभाव है उस तरीके से इस चित्र में उनको प्रेजेंट किया गया है, यानी कि जो उनका स्वभावपूर्ण रूप से दिखाने की कोशिश की गई है, वो इस चित्र में आप देख सकते हैं, यानी कि अंतः प्रकृति से अंकन किया गया है। और जो भारतीय चित्रकला की दूसरी विशेषता है वह है कल्पना। देखिए, कल्पना प्रियता भी भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। इसमें आदर्शवादिता का उचित स्थान है। जैसे देवी देवताओं के पीछे एक शौर्य चक्र है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे गौतम बुद्ध के पीछे शौर्य चक्र लगा है, जो ये प्रस्तुत करता है कि इनके पीछे कोई देवी शक्ति है या फिर प्रकाश है, जो जितने भी भगवान हैं उनके पीछे ये लगा रहता है, काम करता है, जो कि एक कल्पना है। और बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं, जैसे महाकवि जातक, हंस जातक, आपने अगर कहानी सुनी होगी जातक कथाओं में, पूर्व जन्म में जो भगवान बुद्ध थे वो एक बानर थे और उन्होंने अपनी प्रजा की किस प्रकार से रक्षा की थी। और जो तीसरी विशेषता है वह है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता मतलब होता है चिन्ह। जैसे कि प्रतीक प्रस्तुत और स्थूल अर्थात मोटा या दृढ़ पदार्थ है, जो किसी अप्रस्तुत सूक्ष्म भाव या अनुभूति का मानसिक उत्पत्ति होती है। जैसे मोरपंख और मुरली, ये किसका प्रतीक है? ये कृष्ण का प्रतीक है। और इसके बाद में नाग और जटायुज, कहीं देख सकते हैं जटाधारी, वो भगवान शंकर का प्रतीक है। जबकि स्वास्तिक 4 दिशाओं, 4 लोकों और 4 प्रकार की सृष्टि व सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रतीक है। आपने हिंदू धर्म के कई घरों में देखा होगा कि स्वास्तिक जरूर बना रहता है। और उसके बाद में जो चौथी विशेषता है वह है आदर्शवादिता। देखिए, भारतीय चित्रकार यथार्थ की अपेक्षा आदर्श में ही रहा है। वह संसार में जैसा देखता है वैसा चित्रण न करके जैसा होना चाहिए वैसा चित्रण करता है। आप सामने देख रहे हैं 2 चित्र दिए गए हैं। एक चित्र है जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक रियल चित्र है, और ठीक उसके सामने एक चित्रकार ने उसको चित्रित किया है, और पीछे एक पुस्तक दिखाया है और एक पेन को भी दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आदर्शवादिता को ठीक से समझे तो आजकल एआई जो फोटो जनरेट कर रहा है वही है एक तरीके से। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और लोगों में उनकी काफी लोकप्रियता थी। लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और जब इनके जन्म दिवस की चर्चा की गई तो जो इनका बिहेवियर था एज ए, वे सबसे ज्यादा शिक्षक के रूप में प्रचारित होना पसंद करते थे। तो लोगों ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में इनका जो जन्म है मनाने की कोशिश की गई थी। और वर्तमान समय में भी वही चल रहा है कि 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो जो इनका आदर्श रूप था एज ए, पीछे पुस्तक को दिखाकर, कलम को दिखाकर आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है चित्रकार के माध्यम से। और अगली जो विशेषता है 5वीं, वो है मुद्राएं। मुद्राएं मतलब होता है पोजीशन। भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला एवं नृत्य कला में मुद्राओं को अत्यधिक महत्व दिया गया है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अभिनय प्रकरण में अंगों तथा उपांगों के अलग अलग प्रयोगों द्वारा अनेक मुद्राओं का अवतरण किया गया है, मतलब दिखाया गया है या दर्शाया गया है। और जो ये मुद्राएं हैं, जैसे ध्यान, विचार, उपदेश, वीरता, तपस्या आदि अलग अलग मुद्राएं, जिस तरीके से मुद्राएं हैं उस तरीके से प्रदर्शित किया गया है। जैसे ध्यान दिया गया है, योगा के रूप में दर्शाया गया है। उसके बाद में उपदेश दिया गया है, जो कि ये चाणक्य को दिखाया गया है, जाने माने एक राजनीतिज्ञ थे। और उसका में वीरता के लिए यहाँ पे वीर अभिमन्यु को दिखाया गया है। तो ये जो मुद्राएं थी उनको एज ए प्रेजेंट किया गया है। और जो भारतीय चित्रकला की या कला की जो 6वीं विशेषता है वो है रेखा तथा रंग। देखिए, भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय चित्रकला देखिए धर्म प्रधान है और रेखा प्रधान भी है। ठीक है, रेखाओं में गति, रेखाओं द्वारा बाह्य सौंदर्य के साथ साथ गंभीर भाव भी कलाकारों ने चित्रों में बड़ी कुशलता के साथ दर्शाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कमल का पुष्प बनाया गया है और गौतम बुद्ध को दिखाया गया है, सब रेखाओं के द्वारा ही प्रेजेंट किया गया है। एक कमल का फूल यहाँ बना के दिखाया जा रहा है। आप जितने भी चित्र देख रहे हैं इन तीनों में सब में रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। और जो रंग विधान है भारतीय चित्रकला में वो सपाट रंगों द्वारा चित्र को पूर्ण किया गया है। हालांकि यहाँ पे पूरी सपाट नहीं है। और अगली जो विशेषता है वो है आलंकारिकता। देखिए, भारतीय कलाकारों ने सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना किया। अर्थ होता है जो सत्यम शिवम सुंदरम का, यदि कोई चीज सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है तभी वह स्वीकार है। जैसे कमल के समान नेत्र, जो चित्र की विशेषता की गई है, अलंकारिकता की बात की जा रही है।
कमल के समान नेत्र हैं, मीन के समान नेत्र हैं और शंकु के समान नासिका बनाई गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र बनी ठनी है। आंखें जो हैं मीन के आकार की बनाई गई हैं और जो नाक है वो शंकु के आकार बनाई गई है, जो पुरानी भारतीय परंपरा थी चित्रकला की। और जो 8वीं विशेषता है कलाकारों के नाम। देखिए जो भारतीय चित्रकला है उसमें जो चित्र बनाए जाते थे उसमें कलाकारों के नाम ज़्यादातर लिखे नहीं जाते थे। बाद में जब मुगल शैली आई थी तो उसमें चित्रकारों के किसने चित्र में आंखें बनाई हैं, किसने रंग भरे हैं और किसने रेखांकन किए हैं, सभी के नाम स्पष्ट रूप से दर्शाए जाते थे। और भारतीय चित्रकला की जो 9वीं विशेषता है वो है साहित्य पर आधारित। देखिए जितने भी प्राचीन चित्र हैं वो सब साहित्य पर आधारित थे, चाहे वो रामायण विषय से हो, चाहे महाभारत से हो, चाहे गीत गोविंद से हो, चाहे रागमाला से हो, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, जितनी भी शैलियां बनी हैं सब में क्या थी, एक विशेषता खास थी कि वे साहित्य पर आधारित थे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चित्र आप देख सकते हैं, रागमाला पर आधारित है और एक चित्र जो है वो गीत गोविंद पर आधारित बनाई गई है। तो हालांकि काफी चित्र हैं, इसको आगे चल के आपको जिस तरीके से टॉपिक डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा सारे चित्र आपको धीरे धीरे दिखाए जाएंगे। और इसके बाद में जो आखिरी 10वीं विशेषता है वो है सामान्य पात्र। देखिए भारतीय चित्रकला में सामान्य पात्रता काफी देखने को मिलती है। व्यक्ति जिस अवस्था या पद पर कार्यरत है उसी के अनुसार उसकी वेशभूषा व भाव को उसी के अनुसार ही चित्रित किया गया है। जैसा कि ये चित्र आप देख सकते हैं, ये चित्र मुगल काल का है और चित्र का शीर्षक है राजा दशरथ और उनके अनुचर राम विवाह के लिए जाते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो राजा महाराजा दिखाए गए हैं उनकी जो वेशभूषा है, ठीक है, जो वेशभूषा यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो किस तरीके से अलग है। यहाँ पर जो महाराज दशरथ हैं उनकी वेशभूषा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीच में थोड़ा उनको हाईलाइट और बड़ा दिखाया गया है, उनकी वेशभूषा अलग है। और इसके बाद में जो ऊपर राम को दिखाया गया है वो सफ़ेद कलर में पहने हैं और साइड साइड में जो सैनिक हैं उनकी जो पोशाक है उसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद में नीचे के साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडित जी हैं, पंडित जी को भी कम वस्त्रों में दिखाया गया है, ऊपर नीचे धोती के साथ में। तो डियर स्टूडेंट, ये थी भारतीय चित्रकला की 10 मुख्य विशेषताएं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और आगे चल के जितना भी चैप्टर पढ़ा जाएगा सब इसमें से मेलजोल खाता रहेगा। तो स्टार्टिंग से आपको पढ़ना था भारतीय चित्रकला का जो विषय प्रवेश था और इसके बाद में आदिकाल की चित्रकला को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे भी प्रश्न बनते हैं ज़्यादा। टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में क्वेश्चन रहेंगे सब सॉल्व किया जाएगा और स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आए तो छूटने ना पाए। और बीच में देखिए वीडियो नहीं आ रहा था, उसका एक मेन रीजन था कि एक नए टीचर की व्यवस्था की जा रही है जो मैथ पढ़ाएंगे, तो इस चैनल के लिए ये प्लस पॉइंट है। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।